नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कुकीज़ो समाज से जुड़ी कई संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 13 सितंबर को संभावित मणिपुर दौरे का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत समारोह में प्रस्तावित डांस कार्यक्रम का विरोध किया है। इम्फाल एचमार विस्थापित समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए। चुराचांदपुर की गंगटी छात्र संगठन ने भी कहा, हम पीएम का स्वागत करते हैं लेकिन आंसुओं के बीच नाच नहीं सकते। इम्फाल ईस्ट जिले के ग्रामीणों ने बताया कि हिंसा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं महिला संगठन इमागी मेरा ने मांग की कि पीएम अपने दौरे में ये सुनिश्चित करें कि मैतेई समुदाय सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें असाधारण व्यक्तित्व बताया है। मोदी ने कहा कि भागवत जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और अपने कामकाज में निरंतर व समयानुसार बदलाव को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने एक लेख में लिखा कि भागवत ने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव की भावना को मजबूत करने में समर्पित किया। मोदी ने कहा कि सरसंघ चालक होना सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत त्याग, स्पष्ट उद्देश्य और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। मोहन भागवत जी ने इस भूमिका में अपनी बौद्धिक गहराई और संवेदनशील नेतृत्व जोड़कर इसे और मजबूत किया है। विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से हलचल मची हुई है। चर्चा है कि उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपने ही इन हाउस वोट पूरे नहीं मिले। वजह बताई जा रही है क्रॉस वोटिंग और कई वोटों का जानबूझकर अमान्य किया जाना। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सचमुच क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन के हर घटक दल को इसकी गंभीर जांच करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी व्यवस्थित पड़ताल जरूरी है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, जो चुनाव में विपक्ष के बूथ एजेंट थे, उन्होंने बताया कि विपक्ष के 15 वोट अमान्य हो गए। किसी ने यहाँ टिक किया, किसी ने दूसरी कॉलम में 1 लिख दिया। अलग अलग तरीके से वोट अमान्य किए गए। टैगोर ने कहा कि हमने वैचारिक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमारे लिए सबसे दुखद यही अमान्य वोट रहे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट का एक सांसद, जिसने कथित तौर पर वोट अमान्य किया, एनडीए खेमे में जाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। रिजिजू ने कहा कि एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में अंतरात्मा से वोट देने वाले इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। एक विनम्र कुशल व्यक्ति और एक सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। यूक्रेन युद्ध के बीच 2 भारतीय नागरिकों ने द हिंदू से बात करते हुए बताया कि उन्हें जबरन रूसी सेना की ओर से लड़ाई में झोंक दिया गया है। इन दोनों ने दावा किया कि उनके साथ कम से कम 13 और भारतीय भी हैं। सभी पिछले 6 महीनों में छात्र या विजिटर वीजा पर मॉस्को पहुंचे थे। एजेंट ने उन्हें मजदूरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। दोनों भारतीय वर्तमान में डोनेस्क क्षेत्र के सेलिदोवे शहर में एक इमारत में रखे हुए हैं। रूस ने नवंबर 2024 में इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा किया था। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ये मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उमर खालिद पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में शायद ही कोई हिंदू बंगाली नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत आवेदन कर रहा है। उन्होंने कहा कि असम के हिंदू बंगाली खुद को भारतीय मानते हैं और अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। शर्मा ने याद दिलाया कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हिंदू बंगालियों को बसाया था और कभी उन्हें वापस भेजने की बात नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 से पहले असम में आए हिंदू बंगालियों को विदेशी मानने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उनके लिए सीएए का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने इस कानून के तहत आवेदन भी नहीं किया है। नेपाल में भड़के विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक उथल पुथल के बीच देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को
अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए युवाओं की पहली पसंद माना जा रहा है। 5000 से ज्यादा युवाओं ने एक वर्चुअल बैठक में अगला नेता चुनने पर चर्चा की। बता दें 8 सितंबर को हुए प्रदर्शनों में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों में आग भी लगा दी, जेलों पर हमला किया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के कंजर्वेटिव नेता और ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोलियां लगने से मौत हो गई। उनकी उम्र केवल 31 साल थी। बता दें किर्क हाल ही में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भारतीयों के वीजा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका भारत के बीच कोई ट्रेड डील होती है तो अमेरिका को और ज्यादा वीजा भारतीयों को देने पड़ेंगे, जबकि देश पहले ही भरा हुआ है और हमें अपने लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि भारतीयों की लीगल इमिग्रेशन से अमेरिकी नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और व्यापार समझौते के सफल समापन में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये अमेरिकी राष्ट्रपति और शीर्ष अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कई सप्ताह तक लगातार भारत की आलोचना करने और उस पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बदले हुए रुख का संकेत है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे उनकी अमेरिका यात्रा या राष्ट्रपति से मुलाकात की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ट्रंप के ट्वीट का फिर पीएम मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और अमेरिका अब और मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि चल रही व्यापार वार्ताएं दोनों देशों के बीच असीम संभावनाओं को खोलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें इन वार्ताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में हैं। ट्रंप पहले ही भारत पर 50% शुल्क लगा चुके हैं और अब उन्होंने यूरोपीय संघ से भी भारत पर सख्त शुल्क लगाने की अपील की है। वॉशिंगटन में हुई एक अहम बैठक में ट्रंप ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे यूरोपीय सभी साथी साथ देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है ये कदम रूस पर दबाव डालने की रणनीति है, क्योंकि भारत और चीन रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। ट्रंप पहले ही रूस को 50 दिन की डेडलाइन दे चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध पर समझौता करे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। दरअसल मोदी ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता दोनों देशों की साझेदारी की अपार संभावना को खोलने में मदद करेगी। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए पूरे देश के कपास किसानों की कीमत चुकानी पड़ रही है। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, दोनों देशों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, सिर्फ एक तरफा। हमारे किसान, व्यापारी और युवा रोजगार की कीमत पर भारतीय बाजार पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले जा रहे हैं। अगर पूरा भारतीय बाजार अमेरिकियों के नियंत्रण में चला गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बयान देना अमेरिका के सामने हार मानने के बराबर है। केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक नहीं है, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का अपमान भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.